स्क्रीन विजिबल हो रही है बेटा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, हम लोगों ने आई थिंक कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? चारकोल कैविटी टेस्ट आई थिंक हम लोगों को डिस्कस करना था, है ना? एम आई ऑडिबल ना बेटा? चारकोल कैविटी डिस्कस करना था ना हम लोगों को? फ्लेम टेस्ट हमारा हो गया था, बोरेक्स बीट टेस्ट हमारा हो गया था, और आफ्टर दैट चारकोल कैविटी टेस्ट करना था। आप में से कोई मुझे आइडिया दे सकता है, किसी को हो अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, कि चारकोल कैविटी टेस्ट बेसिकली होता क्या है? किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, जरा सा भी? किसी को आइडिया नहीं है? चलिए कोई बात नहीं बेटा। इस हाँ जी बोलो बेटा, वेरी गुड। सर कंपाउंड को एक चारकोल का कंटेनर होता है, उसमें होल करते हैं, कंपाउंड को उसमें डालते हैं, उससे डबल अमाउंट Na2CO3 को ऐड करते हैं, फिर उसमें 1 ड्रॉप वाटर डालते हैं और हीट करते हैं। वेरी गुड। बेसिकली चारकोल कैविटी टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं ना बेटा जी, वो क्या करते हैं, किस क्या रीज़न उसका? बेसिकली वो कुछ पर्टिकुलर आयंस के लिए, बेसिक रेडिकल के लिए ही हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब तो नाम है चारकोल कैविटी टेस्ट, तो बहुत कुछ आइडिया आपको यहीं से लगेगा। बेसिकली एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है? चारकोल, चारकोल से मतलब है कार्बन से यहाँ, ठीक है? बेसिकली लकड़ी का एक ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, एक नाइफ का यूज़ करके होल क्रिएट करते हैं, कैविटी बनाते हैं बेसिकली, ठीक है बेटा? और फिर उस कैविटी में बनाने के बाद हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्ट्स हैं, हमें जो मिले हुए, मिक्सचर मिला हुआ है, सॉल्ट मिले हुए, वो उसके अंदर डालने के बाद, ओके बेटा, और उसको क्या करते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम में एक तरह से हीट करते हैं, रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर, ओके? जनरली जो हम लोग प्रोसीड करते हैं बेसिकली चारकोल कैविटी टेस्ट के अंदर, ओके? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपने एक, मैं डायरेक्ट फिगर ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाद में बताऊँगा। जस्ट लाइक दैट, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक ब्लॉक है लकड़ी का, ओके? चारकोल वर्ड यूज़ कर देते हैं, चारकोल का बेसिकली कार्बन से रिलेटेड है, हमें कार्बन चाहिए, वुड के अंदर भी कार्बन होता है। बेसिकली एक नाइफ का यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ कैविटी क्रिएट कर ली है, कैविटी बना ली है यहाँ पर बेसिकली, ओके? आफ्टर दैट क्या करते हैं, उस कैविटी बनाने के बाद जो आपको मिक्सचर मिला है, मिक्सचर आप इसमें डालोगे, और साथ ही साथ आप क्या डालोगे, सोडियम कार्बोनेट, लगभग 2 और 3 टाइम्स आप उसमें सोडियम कार्बोनेट डालिए मिक्सचर के साथ, और या फिर फ्यूजन मिक्सचर भी डाल सकते हैं आप। फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, ओके? बट आप सोडियम कार्बोनेट याद रखिए, एनी हाउ डोंट वरी। आफ्टर दैट, क्योंकि जब आप उसको हीट करोगे, रिड्यूसिंग फ्लेम को इंट्रोड्यूस करोगे, तो उससे पहले क्या करते हैं हम उसमें हल्का सा, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स वाटर के डाल देते हैं उसके अंदर, ताकि ये उड़े ना बेसिकली, है ना? जब आप रिड्यूसिंग फ्लेम इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ, इस ऐसे एक ब्लो पाइप होता है जस्ट लाइक दैट, ये आपको नज़र आ रही होगी फिगर के अंदर ना, इसका यूज़ करके, क्योंकि आप इसको फ्लो, क्योंकि रिड्यूसिंग फ्लेम आपको इंट्रोड्यूस करनी है, और फ्लेम में आपको पता है रिड्यूसिंग पार्ट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग पार्ट भी होता है। तो जब आप इसको ब्लो करोगे, तो ब्लो से जो अगर मिक्सचर आपने यहाँ लिया हुआ है और सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ, वो उड़ ना जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं उसके अंदर, मोस्ट इन द सॉल्ट इन द कैविटी विद 1 और 2 ड्रॉप, मतलब 1 और 2 ड्रॉप्स बेसिकली हम डालते हैं, ताकि कि क्या हो जाए, वो उड़े ना बेसिकली, जो लिखा हुआ है, ठीक है? ये डाला विद 2 ड्रॉप्स। आफ्टर दैट ब्लो पाइप यूज़ करके हम रिड्यूसिंग फ्लेम इंट्रोड्यूस करेंगे, और रिड्यूसिंग फ्लेम इंट्रोड्यूस करने के बाद जो आपकी इस बेड के अंदर मेटलिक सॉल्ट पड़ा हुआ था, उसका कलर नोट करेंगे, ये प्रोसेस होने के बाद, ओके बेटा? ये प्रोसेस होने के बाद क्या करेंगे, हम उसका कलर नोट करेंगे कि बेसिकली उसका कलर क्या है, ओके? क्लियर है? ये फ्लेम्स के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ। चारकोल कैविटी में अगर आपको लगता है कि जो आपकी कैविटी में कलर, आप अगर नोट करते हो कि जब हॉट कंडीशन होती है, हॉट मतलब जब गर्म होता है बिल्कुल, उस कंडीशन में अगर आपका रेडिश ब्राउन है, और अगर कोल्ड होने के बाद और वो येलो कलर में हो जाए, ओके बेटा?
याद रखना यहाँ हमें जो इंट्रोड्यूस करनी है वो रिड्यूसिंग फ्लेम इंट्रोड्यूस करनी है कैविटी के अंदर। ओके, तो बेसिकली आपके पास क्या हो सकता है, मे बी लेड आयन की पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। क्लियर। सेम कैविटी में अगर आपको लगता है कि ऑरेंज कलर है जबकि रेजिड्यू हॉट था, अगर वही रेजिड्यू कोल्ड होने पर येलो कलर शो कर रहा है, इट मीन्स आपका बिस्मिथ आयन की पॉसिबिलिटी हो सकती है उस पर्टिकुलर सॉल्ट या मिक्सचर के अंदर। ओके बेटा। और अगर दोनों ही कंडीशन में रेडिश ब्राउन है, जब रेजिड्यू हॉट भी होता है और कोल्ड भी होता है, तो डेफिनेटली इट मे बी कैडमियम आयन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, जब आपका हॉट होता है येलो है, और अगर आपका वाइट हो जाए कोल्ड के अंदर तो इट मे बी जिंक एंड इट मे बी टिन। अगर ये सारी पॉसिबिलिटी आपको आइडिया दे सकती हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हॉट में है और कोल्ड होने के बाद ये हैं, अगर ये मैच कर रही हैं चीज़ें, तो इन सारे आयन बेसिक रेडिकल की टेंडेंसी हो सकती है कि ये सॉल्ट के अंदर मौजूद हैं। मान लीजिए ये आपको नज़र नहीं आई, ये ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर पाए, इट मीन्स क्या है, आपका रेजिड्यू मान लीजिए वाइट रेजिड्यू है। बेसिकली क्या प्रोसीड हुआ, मतलब रिएक्शन क्या प्रोसीड हुई बेसिकली, मतलब कैसे, मतलब ये हम लोगों ने ये कैसे फाइनल किया कि अगर ये रेजिड्यू है तो ये कलर है, ये कलर है, यानी कि बेसिक जो रिएक्शन प्रोसीड की है ना, उसके अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने क्या किया था, आपने सॉल्ट लिया था और सॉल्ट के साथ किसको डाला था आपने, सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट डाला, इट मीन्स क्या है, वहां डबल डिकम्पोजिशन हुआ। डबल डिकम्पोजिशन से मतलब क्या है, एक तो जो सॉल्ट था आपका या मिक्सचर था, उसमें से कोई भी एक सॉल्ट लगा लीजिए, और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट, दोनों के दोनों जब आप उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट कर रहे हो, ओके, तो उसके बाद उन दोनों का डिकम्पोजिशन होगा, और जो सॉल्ट का अंदर जो मेटल थी वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली पहला स्टेप कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि जब अगेन हीट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो वो कार्बोनेट फर्दर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो पर्टिकुलर जो रेजिड्यू के कलर है, ये पर्टिकुलर मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। ओके बेटा, जैसे मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट है हमारे पास मिक्सचर के अंदर ना बेटा, ये कॉपर सल्फेट हमने लिया। क्लियर, कॉपर सल्फेट लिया और साथ में आपने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट लिया, और जब आपने रिड्यूसिंग फ्लेम इंट्रोड्यूस की, ओके बेटा, रिड्यूसिंग फ्लेम इंट्रोड्यूस की, हीटिंग जैसे हीट का निशान आ रहा है, क्लियर है, तो क्या होगा, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट के साथ कार्बोनेट आयन और सोडियम सल्फेट, ये दो, ये डिकम्पोजिशन हो गए, ये बन जाएंगे बेसिकली। अब क्योंकि कॉपर कार्बोनेट अगेन हीट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो अगेन ये भी क्या करता है, फर्दर कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर बेटा, जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं इसमें ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर, ये कन्वर्ट हो गया, देखिए अगेन। अब बेसिकली ये जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुए हैं, और ये जो कलर हमें नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली ऑक्साइड्स के कलर होते हैं, उनके कलर की वजह से हमें वो ऑब्जर्वेशन शो हो रही है। कुछ केसेस के अंदर, कुछ केसेस में, सारे में नहीं, इसका फर्दर, क्योंकि आप रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जा रहे हो, तो ये भी फर्दर रिड्यूस भी हो जाता है, ये पर्टिकुलर मेटल्स बन जाती हैं कई केसेस के अंदर। आयरन के केस में, सॉरी कॉपर के केस में भी फिजिबिलिटी है इस चीज़ की। जनरली आप देख सकते हैं कि ये फर्दर ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन चारकोल के साथ आप इसको हीट कर रहे हो, तो ये फर्दर इसको रिड्यूस करके कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देगा और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे केसेस में नहीं है, फ्यू केसेस में, बट बेसिक थ्योरी क्या है हमारी, बेसिक थ्योरी है कि पर्टिकुलर कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स क्रिएट हो जाते हैं मेटल के, और जो रेजिड्यू के अंदर जो आपको कलर नजर आ रहा है, जो ओके, वो बेसिकली क्या नजर आ, किस वजह से नजर आता है कि वो आपका ऑक्साइड का कलर होता है। क्लियर है यहाँ तक बेटा, ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो एक और देखिए, मान लीजिए हमारे पास जिंक सल्फेट है, मान लेट इट बी, जिंक आयन है हमारे पास, जिंक सल्फेट, क्लियर है, ओके।
अगेन क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के साथ आपने इसको हीट किया तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, जिंक कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। जिंक कार्बोनेट अगेन आगे फर्दर डिकम्पोज होगा किसमें, जिंक ऑक्साइड प्लस वेट, जिंक ऑक्साइड और किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो रेजिड्यू होगा जब आपका हॉट होगा तो आपका येलो कलर शो करेगा जिंक ऑक्साइड का, और अगर आपका कोल्ड कंडीशन में होगा तो ये आपका व्हाइट होगा। तो यानी कि यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं बेसिकली कि जो चारकोल कैविटी टेस्ट है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम मिक्सचर को लेंगे, मिक्सचर के साथ लगभग 2 या 3 टाइम्स मिक्सचर का, मान लीजिए मिक्सचर आपने 1 ग्राम लिया है तो उसका 2 या 3 टाइम्स लगभग 2 और 3 ग्राम के आसपास आप सोडियम कार्बोनेट लीजिए। आपने जो कैविटी प्रिपेयर की हुई है चारकोल ब्लॉक के अंदर उसके अंदर डालिए, 1-2 ड्रॉप्स वाटर के डालिए एंड इंट्रोड्यूस कीजिए रिड्यूसिंग फ्लेम। तो रिड्यूसिंग फ्लेम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके आफ्टर बाद सम टाइम देखते हैं कि रेजिड्यू जो कैविटी के अंदर है उसका कलर कैसा है, उसका और जो वो कलर होता है रेजिड्यू के अंदर बेसिकली वो पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड्स का कलर होता है। ये आगे प्रोसीड करते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। अभी जो आपने टेस्ट हमने परफॉर्म किया चारकोल कैविटी टेस्ट, मान लीजिए उसके अंदर रेजिड्यू व्हाइट आ गया, लेट इट बी, ठीक है। कुछ केसेस में जैसे व्हाइट आ जाता है, जिंक का है, एल्युमिनियम का है, कोबाल्ट का है, कुछ मेटल्स ऑक्साइड है जिनके जनरली रेजिड्यू व्हाइट कलर के होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। तो मान लीजिए उनका व्हाइट आ गया, उस केस में हम क्या परफॉर्म करते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। आप यूँ समझ सकते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट इज द नंबर 1 एंड आफ्टर दैट कोबाल्ट नाइट्रेट इज द सेकंड वन टेस्ट, ओके। और बट कंडीशन क्या है, अगर आपका चारकोल कैविटी में जो रेजिड्यू बचा है उसका कलर अगर व्हाइट है या ओके कलरलेस है, वो व्हाइट है, तो उस केस में आपको कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करना है। क्लियर, ये चीज क्लियर है, ये याद रखना बेटा। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट डायरेक्ट नहीं करते कभी भी, चारकोल कैविटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है पहले। इन केस अगर चारकोल कैविटी टेस्ट के अंदर रेजिड्यू आपके व्हाइट कलर के दिखते हैं आपको, उस केस में आप क्या करोगे बेटा, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट के ऊपर आप जाओगे। क्लियर है, ओके, गॉट इट, समझ में आ रहा है बेटा आपको ये बात? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो सेम क्या करना है, वही सेम स्टेप है कि हमने जैसे ही हमारे पास हमें पता चला कि कैविटी के अंदर वाइट रेजिड्यू है हमारा, तो क्या करेंगे बेटा, हम कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे उसकी 2 और 3 ड्रॉप्स, और हम उनको क्या करेंगे, रेजिड्यू के अंदर डालेंगे, ओके। और आफ्टर दैट अगेन फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। बट अब की बार थोड़ा सा ये ध्यान क्या रखना है कि अब की बार हमारी जो फ्लेम होगी वो होगी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्लियर, जो हमारी फ्लेम होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग। चारकोल कैविटी में जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे पहले, उसके अंदर रिड्यूसिंग फ्लेम इंट्रोड्यूस करनी है। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर करेंगे, ओके बेटा। और फिर हम अगेन नोट करेंगे कि रेजिड्यू का कलर कैसा है। बेसिकली इसमें फिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें भी अगेन बेटा डबल सॉल्ट्स बनते हैं जो रेजिड्यू का, जैसे आपने कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला तो बेसिकली कोबाल्ट नाइट्रेट का डिकम्पोज होगा, ओके, और वो क्या बनाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। जो ये कोबाल्ट ऑक्साइड जो प्रिपेयर होता है, ये उस मेटल ऑक्साइड के साथ जो ऑलरेडी कैविटी में पड़ा है उसके साथ डबल सॉल्ट बनाते हैं, और ये जो डबल सॉल्ट होते हैं उनका जो कलर है वो हमको जनरली कैविटी में शो होता है, ओके बेटा। क्लियर है, जैसे आप रिएक्शन से समझ सकते हैं, हमने कोबाल्ट नाइट्रेट लिया बेटा जी, ओके, डिकम्पोज हुआ क्योंकि आपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इंट्रोड्यूस की, तो कोबाल्ट ऑक्साइड बना, साथ में NO2 प्लस O2 ये बाहर निकल गए, बट कोबाल्ट ऑक्साइड उसके अंदर के रेजिड्यू प्रिपेयर हो गए। अब ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये बेसिकली क्या करता है, ये जो मेटल ऑलरेडी ऑक्साइड, जिस मेटल के ऑक्साइड पड़े हुए हैं उनके साथ कंबाइन होके डबल सॉल्ट बना देता है, और इस डबल सॉल्ट का पर्टिकुलर कोई कलर होता है। जैसे आप सामने जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर के अंदर जो लाइन नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि उस केस में कोबाल्ट ऑक्साइड कंबाइन हो रहा है जिंक ऑक्साइड के साथ। जिंक ऑक्साइड का भी अभी हमने पढ़ा कि व्हाइट कलर के रेजिड्यू होते हैं बेसिकली कैविटी के अंदर, तो उसके साथ कंबाइन करके कोबाल्ट ऑक्साइड डॉट जिंक ऑक्साइड ये डबल सॉल्ट बना दिया, और इस डबल सॉल्ट का कलर कैसा होता है बेटा जी, ग्रीन, ओके, ये ग्रीन कलर का होता है। कैविटी में अगर ग्रीन कलर नजर आ गया, अब आपको कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करने के बाद इट मींस
आपका कोबाल्ट, इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर जो बेसिक रेडिकल होगा वो जिंक आयन होगा। क्लियर? ये बात क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गई ना बेटा जी? यस सर। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ साथ के साथ। अगेन रेजिड्यू आपको अगर पिंक कलर का आता है बेसिकली इसी टेस्ट में परफॉर्म कर, इट मीन्स क्या है? इट मीन्स उस रेजिड्यू कैविटी के अंदर ऑलरेडी जो स्टार्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था जो व्हाइट कलर का था, वो कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और डबल सोल्ट बनाता है, कोबाल्ट ऑक्साइड डॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो डबल सोल्ट बना है ये आपका क्या होता है बेटा जी? ये आपका पिंक कलर का होता है। ओके, ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है Al2O3, और ये कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है बेटा जी? ब्लू कलर का ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेसिकली कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट आपको जब परफॉर्म करना है, जब आपको क्या लगेगा? जब आपको लगता है कि आपने चारकोल कैविटी टेस्ट परफॉर्म किया है और उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस आई थी कि रेजिड्यू जो हमारा कैविटी में है वो वाइट कलर का था, उस केस में हम कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके बेटा, क्लियर है ये? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बोरेक्स भी टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं, इसको स्किप करते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे स्लाइड नंबर 19। देखिए बेटा, अब तक जो हमने टेस्ट परफॉर्म किए हैं, पहले फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के अंदर कलर, स्मेल, ये सारे के सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट का पार्ट हैं। अभी भी जो हम करने वाले हैं वो भी प्रिलिमिनरी का पार्ट ही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सॉल्ट के साथ सबसे पहला जो स्टेप परफॉर्म करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वन। आफ्टर दैट जो आपने किए वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट में क्या करते हैं? बेसिकली आप लोग क्या करते हो? आप कहते हो कि थोड़ा सा अमाउंट आपने टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर का लिया या सॉल्ट का लिया और उसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और डालने के बाद हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। और ऑब्जर्वेशन से मतलब क्या है? आपने हीट नहीं किया उसको, जस्ट कूल में ही ऑब्जर्वेशन की, क्या कोई गैस निकल रही है, कुछ एफ्लोरेसेंस आ रहे हैं, ओके, या कोई और चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो बेसिकली। अगर कोल्ड कोल के अंदर मतलब कोल मतलब जस्ट डालते ही आपने हीट वीट नहीं किया कुछ भी, उस सिचुएशन में आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है बेटा? ओके, अगर वो उस सिचुएशन में नहीं होता तो फिर हम हल्का सा उसको वार्म करते हैं। ओके, हल्का सा उसको वार्म करते हैं। बेटा अगेन याद रखना वर्ड है वार्म। वार्म मतलब बॉयल नहीं होता है, चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें अभी क्लियर माइंड में हो जानी चाहिए। जहाँ वर्ड वार्म लिखा है उसको हल्का सा गर्म करना होता है, थोड़ा सा बस, उसको बॉयल नहीं करना होता। कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसको बॉयल करने लग जाते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन तो थोड़ा सा होता है, उसको कितनी देर लगती है गर्म होने के अंदर, है ना? जनरली आप टेस्ट ट्यूब वगैरह लेते हो, बर्नर बंसन बर्नर पे लगाते हो और उसको कई देर तक बॉयल होने देते। बॉयल मतलब बॉयल हो गया फिर तो सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी। बॉयलिंग के अंदर जनरली क्या होता है, जो आपके पास ऑलरेडी आप जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो या कुछ और सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो कुछ और प्रोडक्ट भी बना सकता है। तो इट इज़ बेटर कि जहां आपको लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, वार्म करना है, तो सिर्फ हल्का सा वार्म करना होता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के लिए, एक तरह से इनिशिएशन प्रोसीड करना होता है, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को कि थोड़ा सा रिएक्शन प्रोसीड हो जाए। तो बेसिकली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किन रेडिकल के लिए करते हैं? खासतौर पर एसिडिक रेडिकल, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट एंड एसिटेट। बेसिकली ये रेडिकल का हमें आइडिया लगता है अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं तो। इसके अलावा थायोसल्फेट भी इसके अंदर ही शामिल है। प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप जनरली क्या करते हो, टेक 0.1 ग्राम ऑफ साल्ट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 1 to ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट एंड ऑब्जर्व एट रूम टेम्परेचर। ये लाइन आपने पढ़ी अभी, जो मैंने अभी अंडरलाइन की है वाली प्रोसीजर की पहली लाइन? बेटा आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। पढ़ ली? बताएगा इसका क्या मतलब हो गया?
डोंट वरी, हेजिटेट मत करो, माइक ऑन करके बताओ। वेरी गुड। प्रोसीजर की जो पहली लाइन है, नहीं समझ में आया? यस सर। क्या मतलब क्या इस लाइन का? ये लाइन, टेक 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, ये वाली। सौरभ, एम आई ऑडिबल बेटा? सौरभ यस सर। बताओ क्या मतलब है इस लाइन का? सर 0.1 ग्राम सोल्ट या मिक्सचर जो भी दिया होगा उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे और 1 to 2 ml ऑफ सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे और जो भी चेंज आएगा उसे ऑब्जर्व करेंगे रूम टेम्परेचर पर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ऐसे बोल दिया करो, ऐसे घबराया मत करो और अपने आप ही बोल दिया करो। अदरवाइज मेरे पास दिख रहे हैं, मैं इंटरेक्ट आपसे डायरेक्ट भी हो सकता हूँ। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, आपने क्या करना है। देखो मैं प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना इम्फेसिस दे रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इतना टाइम लगना नहीं था इनमें। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है जो इसमें लिखा हुआ है। क्लियर है? प्रैक्टिकल में जब आप परफॉर्म करो, आपकी बुक्स में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा। आप प्रैक्टिकल भी करोगे ना जब, जैसे आप सबसे पहले अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालोगे? सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, आपने जो सबसे पहले चीज करनी है ना, आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। क्लियर? ओके। आफ्टर दैट, जब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करना है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट डालने के बाद टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हाइट पे लेके आइए, यानी कि आपकी आंखों के सामने हो बेसिकली हो। ओके, लगभग 1 फीट की दूरी पे हो, आपके चेहरे से, आपकी आईज से 1-1.5 फीट की दूरी पे, और बट वो, लेकिन आपका हाथ इस पोजीशन में हो कि वो आपके सामने नजर आ रहा है। और उसके बाद दूसरे हाथ का, राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड में अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है तो राइट हैंड से आप मिक्सचर उठाइए और टेस्ट ट्यूब में ऊपर से डालिए। और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअल में कोई रिएक्शन हुई या नहीं हुई। ऑब्जर्वेशन करनी है आपको। समझ में आ गया प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है? यस सर। ओके, ठीक है बेटा जी। ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अगली बार हमारा आमना सामना ना हो। तो ये मैं अभी इसीलिए डिस्कस इस हिसाब से कर रहा हूँ। उसका रीजन बता देता हूँ अभी साथ के साथ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली। बुक में आपको यही लिखी मिलेगी लाइन, बट आपने ऐसे परफॉर्म नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है बेटा, हमें कार्बोनेट मिलता है किसी सॉल्ट के अंदर, तो कई बार सॉल्ट की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। बेसिकली कार्बोनेट जब हमें मिलता है तो हम क्या नोट करते हैं ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो हमें मिलती है, एक कहते हैं हम ब्रिस्क एफ्लोरेसेंस आते हैं जब आप ये परफॉर्म करते हो ना। तो बट जब हम पहले सॉल्ट डाल लेते हैं ना और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो वो चीज हम कई बार ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि एफ्लोरेसेंस आई भी है या नहीं आई, और हम लोग उसको कैप्चर कर ही नहीं पाते। तो हम उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और सामने करके बिल्कुल जैसे ही हमने मिक्सचर उसमें डाला या सॉल्ट हमने डाला, तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा सल्फ्यूरिक एसिड के, तो जो भी रिएक्शन होगी, चाहे माइन्यूटली हो, चाहे एफ्लोरेसेंस उतनी ब्रिस्क ना हो, हल्के से भी होंगे, तो हम उसको कैप्चर कर पाएंगे, हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इस वजह से ये प्रोसीजर में मैं तुम्हें थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूँ। क्लियर? आगे बात समझ में बेटा जी? यस सर। यस सर। हाँ, ये चीज है मेन पॉइंट। चलिए, अब मान लीजिए आपको रूम टेम्परेचर पे कोई चीज ऑब्जर्व नहीं हुई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसको हल्का सा वार्म कर लेंगे। ओके, और फिर ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि बेसिकली हुआ क्या उसके अंदर। कुछ लोग जनरली कुछ इस तरह से, जो आपको पिक्चर स्क्रीन पे शो हो रही है ना, कुछ इस तरह से हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ओके, कि बॉइलिंग ट्यूब जो बोल रहे हैं जनरली, ठीक है। फ्लेम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा लेके चलते हैं हम जनरली। कई बार हम इसको हाथ से भी पकड़ लेते हैं, बट अदरवाइज यू विल यूज द टोंग फॉर दिस, ताकि भाई हाथ को कोई नुकसान ना पहुंचे। और बेसिकली ये दिखा रहे हैं इस तरह से, ये जनरली होता है। बट अगर ये अवेलेबल नहीं भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसके बगैर भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। ओके, चलिए आगे जी प्रोसीड सर। करते हैं अब। हाँ जी बेटा जी, सर स्क्रीन बोलो बेटा। विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? है सर। अ,
किसी को भी विजिबल नहीं हो रही स्क्रीन? विजिबल है। सर अब कोई बात नहीं, डोंट वरी बेटा अनुभूति। देखो नहीं हो बता दिया करो, मैं थोड़ी देर वेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम समझ सकते हैं कनेक्टिविटी होती है, सब जगह अलग अलग होती है, कई बार कम होती है, कई बार ज्यादा, मेरी साइड से भी हो सकती है, आपकी साइड से भी हो सकती है, डोंट वरी। अब सबको विजिबल है स्क्रीन? यस सर। शुड वी कंटिन्यू? ओके चलिए जैसे ही हमने वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट परफॉर्म किया बेटा, ओके, तो अब हम देखेंगे कि जनरली क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। ओके, ये एक टेबलर फॉर्म में डिटेल्स हैं हमारे पास कि बेसिकली अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ये भी है, या नेक्स्ट स्लाइड भी आई थिंक सेम एज इट इज ही बनाई हुई है मैंने, सेम एज इट इज ही, हाँ ये सेम है की चीजें वो। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली क्या इन्फेरेंस हमें निकलेगा और क्या होगा। ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमारे पास बेटा ये ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, ये जो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ ना, ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है। इसको वन बाय वन करके एक बार पढ़ेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर आपके पास बेसिकली कलरलेस गैस निकले और ब्रिस्क एफ्लोरेसेंस आए, ओके, a colorless odorless gas is evolved with brisk efflorescence which turns lime water milky। ओके, अभी हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं कि क्या होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे, अगली स्लाइड से ना इसको डिस्कस भी करेंगे एक चीज को। तो अगर ये कलरलेस ओडरलेस गैस आती है विद ब्रिस्क एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस मतलब बबल से नजर आएंगे आपको, ओके, और अगर आप उस गैस को लाइम वाटर में से पास कर दो तो वो मिल्की हो जाए, सॉरी, तो इट मीन्स क्या है, जो आपकी गैस इवोल्व हुई है वो आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो साल्ट हो सकता है पॉसिबल एनायन एसिडिक रेडिकल हो सकता है, मे बी कार्बोनेट, ओके, मे बी कार्बोनेट। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है ऑब्जर्वेशन हमारी, कि गैस तो कलरलेस है, ओके, बट उसमें कैसी स्मेल आ रही है, रोटनेक स्मेल, ओके, रोटनेक स्मेल विच टर्न्स लेड पेपर एसिटेट ब्लैक। यानी कि गैस अगर आप पास करो लेड पेपर एसिटेट, मतलब लेड एसिटेट पेपर ब्लैक का मतलब क्या है, बेसिकली आप एक पेपर लीजिए और लेड एसिटेट सॉल्यूशन में उसको डिप कीजिए, और उस डिप सॉल्यूशन को अगर इस गैस में से के ऊपर रख दोगे और गैस इस पे टच करेगी तो बेसिकली वो पेपर ब्लैक हो जाए। तो बेसिकली हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो गैस निकली है वो आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, और आपके पास सॉल्ट कौन सा है, बेसिकली सल्फाइड आयन की फिजिबिलिटी है कि ये हो सकता है, कंफर्मेटरी नहीं है बट इन्फेरेंस है कि ये पॉसिबिलिटी है। अगर सेम एक्सपेरिमेंट के दरमियान हम क्या देखते हैं, कलरलेस गैस ही आई है विद पंजेंट स्मेल। बेसिकली पंजेंट से मतलब यहाँ सफोकेटिंग है, एक्चुअल में ये वर्ड है ना, पंजेंट नहीं है, बेसिकली सफोकेटिंग है। सफोकेशन सा होता है जिसमें थोड़ी सी सांस सा घुटना टाइप, जैसे ऐसा लगता है कि आप सांस नहीं आ रहा आपको, जस्ट लाइक सफोकेटिंग गैस, like burning sulfur which turns acidified potassium dichromate solution green। तो it may be sulfur dioxide हो सकती है गैस, और आयन क्या हो सकता है, सल्फाइड। ये सल्फाइड आयन का फॉर्मूला यहाँ थोड़ा ठीक नहीं लिखा हुआ शायद, आई थिंक पीपीटी बनाते समय ध्यान नहीं दिया होगा, ये SO3 2 नेगेटिव होता है, ओके, बट इसको ठीक कर लेना, SO3 2 नेगेटिव बेसिकली सल्फाइड आयन है। अगर सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ये ऑब्जर्व करते हो कि ब्राउन फ्यूम्स आए, लाइट ब्राउन फ्यूम्स नजर आ रहे हैं, ओके, विच टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार सॉल्यूशन ब्लू। इट मींस क्या, गैस क्या हो सकती है, NO2 हो सकती है, और ये नाइट्रेट नहीं है, इसको सही करना, ये नाइट्राइट है, NO2 नेगेटिव, ओके बेटा जी, इसको ठीक कर लेना। आई थिंक मेरे ख्याल से पिछली स्लाइड, 2 स्लाइड इसीलिए बनी हुई है, एक स्लाइड ठीक नहीं बनी होगी, वो पिछली स्लाइड जो मैंने बना रखी थी वो ज़्यादा बेटर होगी। NO2 नेगेटिव नाइट्राइट। सेम टेस्ट परफॉर्म करते समय अगेन पंजेंट नहीं है, सफोकेटिंग स्मेल आए, ओके, बर्निंग सल्फर की, और साथ ही साथ उस सॉल्यूशन के अंदर एक येलो व्हाइट पीपीटी नजर आए कोलोइडल सल्फर के फॉर्म में, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो कोलोइडल सल्फर पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में वो सल्फर है, साथ में आपको सफोकेटिंग गैस किसकी आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की। उस केस में आपके पास क्या हो सकता है, थायोसल्फेट आयन हो सकता है, एसिडिक रेडिकल हो सकता है। ये संभावनाएं हैं सारी की सारी, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये ऐसी फिजिबिलिटी है। अब इनको मैं वन बाय वन करके नेक्स्ट स्लाइड से डिस्कस करना शुरू करता हूँ, ठीक है बेटा।
सबसे पहले टेस्ट फॉर कार्बोनेट की बेसिकली जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है उसमें होगा कैसे, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और एक कलरलेस ओडोरलेस गैस, मतलब कलर भी नहीं है, कोई उसकी स्मेल नहीं है, ओके, रिलीज हुए और साथ उसमें एफलोरेसेंस आए, एफलोरेसेंस मतलब बबल से नजर आते हैं, ओके बेटा, जब हम सॉल्ट को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट आयन, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट आयन, द टर्न्स दैट द गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। अच्छा, ये लाइम वाटर आप में से बता सकते हैं कोई लाइम वाटर क्या होता है? CaOH whole twice। वेरी गुड। बेसिकली लाइम वर्ड जो हम यूज करते हैं इन केमिस्ट्री में, लाइम वर्ड वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, ओके, जो लाइम वर्ड यूज करते हैं हम वो किसके लिए होता है? कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। और लाइम वाटर है, इट मींस जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हो किसके साथ? वाटर के साथ, तो बेसिकली क्या आ जाता है वो आपका लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्लियर बेटा? तो ये कह रहा है कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो इट मींस क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हो जाता है, तो ये आपके पास कार्बोनेट हो सकता है। तो बेसिकली रिएक्शन क्या प्रोसीड हुई, जैसे मान लीजिए आपने कोई कार्बोनेट लिया हुआ है, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप उसको ट्रीट जैसे ही करवाओगे तो बेसिकली स्टेप क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट बन गया यहाँ, ठीक है, क्योंकि हमने पोटेशियम कार्बोनेट लिया। अगर आप सोडियम कार्बोनेट लोगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। वाटर प्लस साथ ही साथ गैस कौन से रिलीज हुई? CO2। वो जो ब्रिस्क एफ्लोरेसेंस नजर आते हैं ना बेटा सॉल्यूशन में से, वो बेसिकली CO2 गैस के बबल्स होते हैं और एफ्लोरेसेंस होते हैं जब ये बाहर की तरफ रिलीज होती है, ओके। जो एफ्लोरेसेंस जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, देयर इज एफ्लोरेसेंस, इट मींस क्या है? वो एफ्लोरेसेंस है वो CO2 गैस के होते हैं। अब आप कह रहे हो कि लाइम वाटर को मिल्की कर दे, होता क्या है बेसिकली, जैसे ही इस गैस को आपने पास किया किसमें? लाइम वाटर में। लाइम वाटर मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इसके साथ जब कंबाइन करती है तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है और वाटर बना देती है। ये रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 जब कंबाइन करते हैं, और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ये व्हाइट कलर के PPT होते हैं बेटा जिसके, और ये व्हाइट कलर के PPT जब सॉल्यूशन के अंदर आते हैं तो बेसिकली आपको कैसा लगता है कि वाटर मिल्की हो गया, जस्ट लाइक दैट, ओके। समझ में आई ये बात बेटा? Yes sir। Yes, sir. हम कहते हैं कि अगर आपके पास एफ्लोरेसेंस आए हैं और वो जिस गैस के वजह से आए हैं उसको अगर आप लाइम वाटर मिल्की कर रहे हो तो उसका बेसिक रीजन ये होता है। अच्छा, इसमें एक एडिशनल चीज और हम लोग कई बार डिस्कस नहीं करते हैं, वो क्या होता है? अगर आपकी CO2 गैस रिलीज हो गई है और अगर आप वाटर मिल्क ये लाइम वाटर मिल्की हो भी गया है और उसके बाद भी आप CO2 गैस उसमें से पास करते जाओ करते जाओ करते जाओ और भी ज्यादा देर तक करते जाओ, तो कई बार क्या होता है वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, जैसे ही ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर पड़ा है, ठीक है, और आप CO2 पास करते जा रहे हो पास करते जा रहे हो, वाटर भी पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है और एक्सेस ऑफ CO2 पास करने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? आपका वाटर सोल्यूबल होता है बेसिकली, ठीक है। तो कई बार ये भी हो जाता है, जैसे आप देखोगे if CO2 gas is passed in excess through lime water, the milkiness produced disappear due to the formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water। इस रिएक्शन से आप समझ सकते हैं इसको, आप इस रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, ओके, समझ में आ गई बात? ये एडिशनल चीज है जो जर्नली टेस्ट आपका ऊपर ही खत्म हो जाता है, बट ये एडिशनल चीज है जो आपको पता होना चाहिए बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? Yes sir। Yes, sir. ठीक है। अब है टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन में हमने कहा कि मान लीजिए रोटन एग स्मेल आ रही है,
हमने कहा जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और रोटन एग स्मेल आती है, ओके, और साथ ही साथ अगर आप एक पेपर, लेड एसिटेट पेपर है जो ये, अगर उसको एक्सपोज करो इस गैस में और वो ब्लैक कलर का हो जाए तो हम कहते हैं कि वो सल्फाइड आयन है। रोटन एग स्मेल तो इट्स ओके क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास हो रही है। तो बेसिकली रिएक्शन क्या प्रोसीड करती है, रिएक्शन ये प्रोसीड करती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड ले लिया, जिंक सल्फाइड ले लिया, कैल्शियम सल्फाइड ले लिया, वट द सल्फाइड, जब आप उसको रिएक्ट करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ओके, तो बेसिकली क्या हो जाता है, सोडियम सल्फेट बनता है और साथ ही साथ, मतलब सोडियम सल्फेट इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने यहाँ सोडियम सल्फाइड लिया है। अगर आप इसकी जगह कोई और सल्फाइड ले लोगे यहाँ पर तो बेसिकली वो पर्टिकुलर हाइड्रोजन सल्फाइड ही गैस रिलीज करेगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जाके उसके साथ कंबाइन होगा। तो ये क्या है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का हमें पता ही है कि बेसिकली स्मेल क्या होती है, पता है ना हमें स्मेल, रोटन एग स्मेल हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली, है ना। अब वो जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, अगर जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है अगर ये रिएक्ट करे किसके साथ, अगर आप इसको रिएक्ट करवाओगे ना बेटा जी, किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, लेड एसिटेट सॉल्यूशन। लेड एसिड, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एक कागज लीजिए और लेड एसिटेट सॉल्यूशन में आप उसको डिप कर दोगे तो बेसिकली उस कागज पे ना लेड एसिटेट का सॉल्यूशन आ गया है। तो लेड एसिटेट को इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो लेड सल्फाइड बन जाएगा, और लेड सल्फाइड क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, बेसिकली ये वाला, जस्ट ये वाला, ये जो आप नजर आ रहा है ये वाला, ओके, समझ में आ गई ये बात। यस सर। यस सर। चलिए और ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। सल्फाइड आयन के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि बेसिकली हम देखते हैं कि सफोकेटिंग गैस रिलीज हो जाए, है ना, सफोकेटिंग गैस अगर आ जाती है और स्मेल ऑफ बर्निंग आए तो इट में भी दिस इज योर SO2 गैस आपकी रिलीज हो गई। क्लियर, आप इसमें रिएक्शन में देखना चाहेंगे कि बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सल्फाइड ले लिया, मान लो हमने सोडियम सल्फाइड ही ले लिया है, तो बेसिकली सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्लियर है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस साथ ही साथ रिलीज होगी, और ये जो गैस रिलीज हो रही है बेसिकली, ठीक है, अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है आपके पास, कैसे, मतलब बेसिकली वो पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है, उसमें एसिड डाल के एसिडिफाई सॉल्यूशन हो जाता है। अगर उसमें आप पेपर डिप करने के बाद और इस गैस को एक्सपोज करें उस पेपर पे तो बेसिकली वो ग्रीन कलर का हो जाता है। बेसिकली उस केस के अंदर हम कहते हैं कि वो होता क्या है, बेसिकली ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। आपने ये अगर टाइट्रेशंस करी भी होंगी ना, जब आपने ना लास्ट ईयर जो आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हो, टाइट्रेशंस में आपने किया होगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट की टाइट्रेशन की होंगी, तो वहाँ इस तरह की रिएक्शन हम पढ़ते हैं बेसिकली। तो इस रिएक्शन में क्रोमियम जो सल्फेट बनता है ना बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज ग्रीन कलर है। टेस्ट फॉर नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट के लिए जब आप परफॉर्म करते हो तो कैसे, बेसिकली क्या होता है, जब आप डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और आप क्या देखते हो उस टेस्ट के दरमियान, अगर हमारे पास लाइट ब्राउन के फ्यूम्स आ जाते हैं, बेटा लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स आ जाते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल ये हो ना हो हमारा नाइट्राइट आयन हो सकता है। Then addition of potassium iodide solution to the salt solution followed by freshly prepared starch solution and acidify with acetic acid produces color। और ये रिएक्शन करने के बाद ब्लू कलर आ जाए तो बेसिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होता किस वजह से होगा। आप सबसे पहले ही देखिए कि जब जो आपके पास नाइट्राइट है अगर वो मौजूद है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाएगा क्या, NaNO2 प्लस H2SO4, सोडियम सल्फेट बनता है, साथ ही नाइट्रस एसिड बन जाता है। ये साथ ही क्या बन जाता है बेटा, नाइट्रस एसिड, ये वाला, ये स्टेप। अब ये नाइट्रस एसिड जनरली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये डिकम्पोज होता है HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक बेटा। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एरियल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपको NO2 बनाता है। और जो ये ब्राउन फ्यूम्स नजर आते हैं ना आपको, रेडिश ब्राउन, आप जो ये बता रहे हो यहाँ पर, ये जो रेडिश ब्राउन आपको फ्यूम्स नजर आए, ये वाले ये बेसिकली इसके होते हैं NO2 गैस, ये इसका कलर ब्राउन होता है, इस वजह से आपको वो ब्राउन कलर फ्यूम्स
यहाँ तक चीज क्लियर है बेटा? यस सर। टेस्ट फॉर थायोसल्फेट सेम स्टेप परफॉर्म हम करते हैं, और अगेन SO2 गैस इवॉल्व हुए सफोकेटिंग गैस, साथ ही साथ आपके पास येलो कोलाइडल सल्फर भी नजर आए सॉल्यूशन के अंदर, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास थायोसल्फेट हो सकता है। बेसिकली अगर कोई थायोसल्फेट होता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद बेसिकली ये चीजें बनाता है। SO2 गैस तो निकलेगी जो हमने सल्फाइड के केस में भी देखा था, और साथ ही साथ उस सॉल्यूशन के अंदर येलो कलर के PPT से नजर आते हैं, कोलाइडल से नजर आता है वो बेसिकली, क्योंकि ये सल्फर सेपरेट हो जाता है जनरली, तो सल्फर फॉर्म में नजर आता है बेटा। सेम वही स्टेप है इसके लिए, पोटेशियम क्रोमेट पेपर एसिडिफाई विद डाइल्यूट H2SO4 को अगर आप इस पे गैस को थ्रू एक्सपोजर करोगे तो जनरली वो आप ग्रीन कलर के नजर आएंगे। ये जो अब तक हमने टेस्ट परफॉर्म किए हैं, मतलब बेसिकली ये एक ही टेस्ट है, 2-3 टेस्ट नहीं है, सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट है, और ये करना भी कुछ नहीं है, आपने एक टेस्ट में लेना है। ये जितने पॉइंट्स थे ना, ये उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, और ये उनकी स्टेप बाय स्टेप मैंने थ्योरी डिस्कस की है। ये आपको समझ में आई या नहीं आई, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है बेटा जी। स्नेहा, एम आई ऑडिबल बेटा? स्नेहा 067 लास्ट में उन्होंने नाम के आगे लिख रखा हुआ है, स्नेहा। यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, बट स्लाइड बीच में विजिबल नहीं होती सर, वो गायब हो जाती है। ओके, नेट की कनेक्टिविटी। चलो, जितना नजर आ रहा है वो समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है। रिया 144 रोल नंबर, रिया बेटा समझ में आ रहा है आपको ये? यस सर। कहीं देखो बेटा कंफ्यूजिंग लगे या आपको यूं लगे बोर हो रहे हैं, प्लीज हेजिटेशन नहीं करनी है बिल्कुल भी, मुझे बता देना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ रिएक्शंस का काम है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा हूँ, बट बेसिकली ये टेस्ट ऐसा ही है। मैं इसको शुरू में थोड़ा, इसलिए मैं एकदम डायरेक्ट उन चीजों पे नहीं जाना चाहता कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या मैं वही कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्ट उस पर भी जा सकता हूँ, बट लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, ये बेसिक है, प्रिलिमिनरी है, यानी कि जब लास्ट नेक्स्ट ईयर जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ना, तो ये टेस्ट आप लोगों को करने ही करने पड़ेंगे, खासतौर पर डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप ये प्रैक्टिकल में परफॉर्म करोगे ना नेक्स्ट ईयर, तो उस टाइम आप लोग प्रैक्टिकल के अंदर इनकी थ्योरी डिस्कस नहीं करते हो, या मतलब इतना टाइम नहीं होता या ना माइंड में होता है, हम लोग उस टाइम बस प्रैक्टिकल बुक में से पढ़ते हुए करते चले जाते हैं। ये आप हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो अगर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें नॉलेज है, कम से कम हम समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं तो उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, इस वजह से हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। सेम जो डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट किया, सेम हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है, यानी कि अब हमारा ये जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। अगेन ध्यान रखना, ये सारे के सारे टेस्ट जो अब हम कर रहे हैं ये एसिडिक रेडिकल को ध्यान में रख के कर रहे हैं। सेम इसमें भी आपने वही करना है कि आपको सॉल्ट को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे देखिए क्या कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ऑब्जर्वेशन है आप नोट कीजिए, नहीं होती तो थोड़ा सा हल्का सा इसको वार्म भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, नाइट्रेट और ऑक्सलेट आयन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ से इन पर्टिकुलर एसिडिक रेडिकल का हमें आइडिया लगेगा कि ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। प्रोसीजर वही है, सेम एज इट इज। ओके, हमें तो सिर्फ देखना है कि ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या चार्ट्स है हमारा। बेसिकली आप डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट परफॉर्म किया, आफ्टर दैट आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट परफॉर्म किया। मान लीजिए इस टेस्ट को परफॉर्म करते समय आपने एक ऑब्जर्व किया कि एक कलरलेस गैस रिलीज हो रही है और वो पंजेंट स्मेल है। वो क्या है? पंजेंट स्मेल रिप्रेजेंट कर रही है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि पंजेंट स्मेल क्या होती है? पंजेंट स्मेल, सफोकेटिंग स्मेल। वेरी गुड।
बेसिकली पंजेंट हिंदी में जैसे वर्ड करते हैं तीखा, है ना, बेसिकली मतलब इतनी खतरनाक होती है, यू कांट थिंक सो जब तक आप उसको स्मेल ना कर लो। मतलब बहुत ज्यादा तेज होती है, जितनी स्पीड से मान लीजिए आप अपना मुंह नीचे करते हैं टेस्ट ट्यूब की तरफ सूंघने के लिए, उसको स्मेल करने के लिए, उससे कई गुना स्पीड से वो गर्दन वापस आ जाती है। मतलब इतनी तीखी होती है पंजेंट स्मेल। इसलिए कहा जाता है बेसिकली कि अगर आप स्मेल कर रहे हैं किसी गैस को, तो टेस्ट ट्यूब को सामने पकड़िए और एक हाथ से पकड़िए और दूसरे हाथ से हवा, जैसे हवा करते हैं ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट करके ना उसके फ्यूम्स को थोड़ा सा इस तरह से कीजिए ताकि वो आपके नाक की तरफ थोड़े बहुत आ जाएं, क्योंकि आप उसके ऊपर बिल्कुल नाक नोज को लेके जाओगे तो नोजल स्ट्रिप पे वो लगेगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिकल करते समय थोड़ा सा दूर रह के स्मेल करना चाहिए, थोड़ा सा नोज को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए आपकी टेस्ट ट्यूब से। तो बेसिकली बहुत तीखी स्मेल अगर आपको आती है, और उस केस में अगर आप एक ग्लास रोड ले ली और अमोनिया सॉल्यूशन में डिप करने के बाद अगर उस गैस जहां वो एक्सपोज हो रहा है आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर लेके जाएंगे और वाइट कलर के फ्यूम्स अगर आपको उसको नजर आते हैं, तो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी आपका जो आयन है, पॉसिबल आयन है, मे बी क्लोराइड आयन, क्योंकि जो गैस फिर रिलीज हुई है ना, जो पंजेंट स्मेल है, वो बेसिकली है HCl गैस। ओके, HCl बहुत तीखी स्मेल होती है। सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट परफॉर्म करते समय अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ जाएं, अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ जाएं जनरली, ओके, हम अगले स्टेप पे नहीं जाते कि MnO4 डाला तो ज्यादा हो गया, नहीं हो गया, इस पे ज्यादा नहीं जाए क्योंकि ज्यादा सरदर्दी हो जाएगी आपके लिए। मैं मेन हेडिंग ऊपर की डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा बोरिंग भी ना लगे। अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ जाते हैं तो इट मे बी ब्रोमाइड आयन, क्योंकि जो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं ना बेटा जी, वो रेडिश ब्राउन, वो बेसिकली Br2 वेपर्स के होते हैं जो वो रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो ना हो इस मिक्सचर के अंदर आपके पास ब्रोमाइड आयन मौजूद है। सेम एक्सपेरिमेंट करते समय अगर इन वेपर्स का कलर वॉयलेट हो जाए, अगर इन वेपर्स का कलर क्या हो जाए, वॉयलेट कलर हो जाए ये वाले, तो इट मीन्स क्या है, आपके पास आयोडाइड आयन हो सकता है, क्योंकि जो ये वॉयलेट कलर के वेपर हैं ये आयोडीन गैस के वेपर्स हैं, I2, ओके, गैस के आयोडीन के। सेम एग्जामिनेशन करते समय, सेम ऑब्जर्वेशन करते समय अगर आपके पास ब्राउन फ्यूम्स आ जाएं और अगर मिक्सचर के अंदर आप कोई कागज का टुकड़ा डाल दो, पैलेट वगैरह डाल दो और वो अगेन और ज्यादा डेंस होकर बाहर निकले, तो बेसिकली हम मान के चलते हैं इसके अंदर नाइट्रेट रेडिकल हो सकता है। और ये जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं बेसिकली ये NO2 गैस के होते हैं। और अगर विनेगर लाइक स्मेल आ जाती है, हमने कल भी डिस्कस किया था, ओके, कलरलेस वेपर्स आए और विनेगर लाइक स्मेल आए तो इट में भी एसिटेट आयन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास कलरलेस ओडोरलेस गैस अगर आए, वो लाइम वाटर को मिल्की कर दे, ओके, तो जनरली वो आपके पास क्या हो सकता है, ऑक्सलेट आयन होता है, क्योंकि ये जो दोनों चीजें नजर आ रही है ना इस लाइम टर्मिटली एंड द गैस कमिंग आउट ऑफ लाइम वाटर बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम इज इग्निटेड, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट के दरमियान ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि ये हो सकती हैं कि ये रेडिकल हमारे पास मौजूद होंगे। इस टेस्ट को पढ़ते समय बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, नेक्स्ट पॉइंट में बस छोटी छोटी चीजें देख लेना कि बेसिकली ये है तो क्या होगा। मैं इनकी रिएक्शन डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिक हम लोगों को रिएक्शन ही डिस्कस करनी है और आपकी बुक में अधिकतर रिएक्शन ही मिलेगी। जितनी थ्योरेटिकल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, इतनी थ्योरेटिकल आपको मिलेगा भी नहीं। आई थिंक इवन आप चाहो तो आपकी साथ के साथ कोई बुक भी खोल के देख सकते हो, वहां आपको ये इतने डिटेल में चीजें नहीं मिलेंगी, तो आप इतने डिटेल में जाना भी मत। बट मैं इसलिए जा रहा हूँ कि हम समझा पाए जितना, अगर आप समझना चाहते हो तो। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं क्लोराइड का लेके चलता हूँ, जो पंजेंट स्मेल की बात थी। मान लीजिए मैंने कोई क्लोराइड ले लिया, मैंने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ले लो आप, सोडियम क्लोराइड नहीं लेना, पोटेशियम क्लोराइड ले लो, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, बेरियम क्लोराइड ले लो, वट एवर द क्लोराइड्स। तो बेसिकली जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, तो बेसिकली क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl। और जो ये HCl गैस रिलीज हो रही है ना बेटा, यही वो गैस है जिसकी स्मेल आपको पंजेंट आई थी। ये लिखा हुआ है ना, पंजेंट स्मेल, ओके। और ये कह रहा है ना, विच गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स विद अमोनिया सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर क्या है, NH4OH, ओके। अमोनिया खाली अमोनिया नहीं, अमोनिया सॉल्यूशन है। अमोनिया रिएक्ट विद वाटर गिव्स यू अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो आप बोलते हो, ये अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब वो है।
तो ऑब्वियस सी बात है जब वो इसे कंबाइन करेगा तो वो अमोनियम क्लोराइड बना देता है, और अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट पीपीटी होते हैं, तो जिसकी वजह से वो डेंस व्हाइट फ्यूम्स आपको नजर आते हैं अगर इस गैस के ऊपर आप ग्लास रोड लेके आओ जो अमोनिया सॉल्यूशन में डिप कर चुके हो। तो ये जनरली यहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि ये हमारा क्लोराइड आयन है। ओके, ब्रोमाइड के लिए अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर आपके पास रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं इसी टेस्ट को परफॉर्म करते समय, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हुए, तो बेसिकली हम कहते हैं कि आपके पास क्या होता है, ब्रोमाइड है। आप सिर्फ रिएक्शन याद रख लो एक, ये देखने के लिए सिर्फ आपको सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है कि रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। क्लोराइड के केस में कुछ नहीं है, क्लोराइड के केस में डायरेक्ट HCl रिलीज हो रहा है बेटा, ये ध्यान रखना। यहाँ थोड़ा सा अलग है, सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट, मतलब सोडियम ब्रोमाइड ले लिया, आप कोई भी ब्रोमाइड ले सकते हो, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू Br2 प्लस SO2 प्लस सोडियम सल्फेट। और ये हमें इनका कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। सफोकेटिंग जो वर्ड यूज कर रहे थे ना अभी, वो बेसिकली SO2 गैस की वजह से है, या पंजेंट वर्ड यूज कर रहे हो, तो बेसिकली Br2 गैस रिलीज हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो आप ये इतना, बस ये एक रिएक्शन, मैंने दो तीन रिएक्शन लिखी हुई हैं, वो थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरेटिकल चीज के लिए नहीं लिखी हुई, मतलब थ्योरेटिकल इसलिए लिखा हुआ है प्रैक्टिकल में हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो थ्योरेटिकल हमें एक चीज पता लग जाती है, बट आप लोग जब याद करोगे तो आप इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप एक एक रिएक्शन देख लेना मेन मेन की बेसिकली थ्योरी में होता क्या है। ये जो नीचे वाली रिएक्शन लिखी है ये आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी आपके लिए करने के लिए, ठीक है। ये रिएक्शन आप याद कर लोगे, सेम रिएक्शन काम आएगी आपको आयोडाइड के केस के अंदर, सेम रिएक्शन यही। आयोडाइड में हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर हमारे वेपर्स जो इस टेस्ट के दरमियान निकलते हैं अगर वो वॉयलेट कलर के होते हैं, ठीक है, डीप वॉयलेट कलर के अगर आपके पास वेपर्स आते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसमें आयोडाइड आयन हो सकता है। ये रिएक्शन थोड़ा सा वही लिख दी शायद मैंने गलती से, इसको चेंज कर लेना, ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड करना है यहाँ, और यहाँ I2 हो जाएगा आपके पास। ओके बेटा, ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर हो रही है पिक्चर आपको? यस सर। यस सर। इन केस आपको कोई कंफ्यूजन है ना बेटा, वो आप नोट भी कर लेना, तो जब हम कभी मान लो कॉलेज जाओगे तो आप वहां भी मुझसे डिस्कस करने आ सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चलो अब तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बाद में आप पढ़ने लगोगे तो आपको समझ में ना आए, तो आप वो नोट कर लेना और आपने आगे कभी भी डिस्कस कर लेना। अब आता है हमारा नाइट्रेट का। नाइट्रेट का तो आपने रिंग टेस्ट भी याद भी किया था, इसका रिंग टेस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसमें बेसिकली क्या होता है, वही कि आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट कर रहे हो और ब्राउन फ्यूम्स, लाइट ब्राउन फ्यूम्स आपको आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या आइडिया लग सकता है कि बेसिकली इसके अंदर नाइट्रेट हो सकता है। आपको सिर्फ ये रिएक्शन देखनी है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना कि रिएक्शन क्या प्रोसीड हुई, मतलब ये ब्राउन फ्यूम कैसे आया है, मतलब ब्राउन फ्यूम है किसके, हमें तो सिर्फ ये देखना है। कोई भी नाइट्रेट लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोडियम बाइसल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और नाइट्रिक एसिड फर्दर डिकम्पोज होगा जब हीट कर रहे हो आप, तो NO2 गैस रिलीज करेगा, और ये जो NO2 गैस है यही ब्राउन कलर के फ्यूम्स देती है, इसका कलर ही ब्राउन होता है, इस वजह से वो ब्राउन फ्यूम नजर आ रहे हैं ना जो नाइट्रेट में, जो हम कहते हैं, तो उसका रीजन ये है क्योंकि नाइट्रेट ने नाइट्रिक एसिड दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, और फिर वो नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हुआ और उसने NO2 को गैस को रिलीज किया। तो बेसिकली ये थ्योरी समझ में आ जाती है, हमें आइडिया लग जाता है कि जनरली ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो होता कैसे है। ऐसे ही ऑक्सिलेट आयन के केस में हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है, एफ्लोरेसेंस आते हैं, तो बेसिकली हम कह देते हैं कि हमारे पास ऑक्सिलेट आयन मौजूद है। एसीटेट के केस में हमने कहा कि अगर हम यही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और विनेगर लाइक स्मेल आएगी, विनेगर का आपको कल हमने डिस्कस भी किया था, जस्ट लाइक एसीटेट की स्मेल आएगी, तो क्या होगा कि एसीटेट आयन इसके अंदर मौजूद हो सकता है। इस रिएक्शन को आप देख सकते हो कि ये सोडियम एसीटेट हमने लिया, सोडियम एसीटेट ले लिया, मैग्नीशियम एसीटेट ले लिया, कैल्शियम एसिड ले लिया, किसी को भी ले सकते हो, तो बेसिकली हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है, और एसिटिक एसिड की वो स्मेल होती है बेसिकली जो हम कहते हैं विनेगर की या सिरके की स्मेल है। अब तक जितना हमने पढ़ा है बेसिकली ये हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट थे, ठीक है बेटा। अब तक हम सिर्फ आइडिया लग रहा था कि बेसिकली हम जो रेडिकल्स देख रहे हैं कौन कौन से हैं। अब हमारा काम क्या है, उनको कंफर्म करना।
हम लोगों ने देखो डाइल्यूट रेस्पिरेटरी टेस्ट परफॉर्म किया, हमने कंसंट्रेटेड रेस्पिरेटरी टेस्ट किया। इनके दरमियान हमें थोड़ा सा आइडिया लगा कि हमारे पास क्या क्या रेडिकल हो सकते हैं, है ना। क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है ना। और आपके पास नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, ऑक्सलेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, थायोसल्फेट हो सकता है। कितने रेडिकल हैं, सारे के सारे ये एसिडिक रेडिकल हैं। अब ये तो था, हमें आइडिया लगा, बट एक्चुअल में क्या है, अब हमें उन्हें कंफर्म करना है। अब हमें कंफर्म करके ये बताना है, देखो जी ये टेस्ट परफॉर्म कर लिया और यहाँ से कंफर्मेशन होगी कि हमारा ये रेडिकल कौन से हैं, एसिडिक रेडिकल कंफर्म हो गए। अब वो कैसे करेंगे? अब सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा, अभी तक आप जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे ना, आपने क्या किया, डायरेक्ट मिक्सचर लिया, मिक्सचर उठाया सीधा और उसको टेस्ट देख लिया, उसको किसी के साथ, किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया और कोई ऑब्जर्वेशन कर ली, कोई गैस रिलीज हो रही है या नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें वो जो सब्सटेंस है, वो जो मिक्सचर है, वो जो सॉल्ट है, उसके अंदर जो आयन मौजूद है, अब हमें वो उस आयन को सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आना है। और सॉल्यूशन फॉर्म में लेने का मतलब है किसी सॉल्यूशन के अंदर वो पड़े हों उस आयन, उस फॉर्म में, और उस सॉल्यूशन के अंदर जो वो आयन पड़ा है उसकी कोई कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, यानी कि उसका कोई और रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के कोई प्रोडक्ट बनाना है जिससे ये कंफर्म हो पाए, यस ये हमारा वही रेडिकल है जो हमें आइडिया लगा था। तो उसके लिए सबसे पहले चीज क्या होती है, आपको जो मिक्सचर मिलते हैं ना या सॉल्ट मिलते हैं, वो कुछ तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ओके बेटा, कुछ तो वाटर सोल्यूबल है, जैसे मान लीजिए वाटर के अंदर आपने डाला, वो डिजोल्व हो गया। डिजोल्व हो गया इट मीन्स क्या है, वो आयंस के फॉर्म, आयंस के रूप में सॉल्यूशन में पड़ा, वाटर में पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ होते हैं वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम उनको रिएक्ट करवाते हैं किसी और चीज के साथ, और फिर हमें सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आते हैं। बेसिकली हम उनका सोडियम सोडा एक्सट्रैक्ट बोल देते हैं, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड बनवाते हैं बेसिकली। जनरल चीज मैंने आपको वैसे बता दी है बेसिकली कि करते किस वजह से हैं। ओके, अगर हमारा वाटर के अंदर सॉल्यूबल है कोई सॉल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे और उसको उस टेस्ट के साथ और जो परफॉर्म करने हैं हमें टेस्ट उस सॉल्यूशन के साथ करेंगे। इन केस अगर हमारे कुछ इंसॉल्युबल हैं वाटर, कुछ सॉल्ट वाटर इंसॉल्युबल हैं, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, उसका हम क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि सोडियम सॉल्ट क्या होता है, जनरली वाटर सॉल्युबल होता है। ओके, और वो सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है। आई डोंट नो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ इसको। सबसे सिंपल है, आप लोगों ने ऑर्गेनिक में भी बनाते हो ना सोडियम एक्सट्रैक्ट, लेजाइन एक्सट्रैक्ट। यस सर। मुझे थोड़ा आइडिया दे दोगे बेटा बनाते कैसे हो, कोई भी स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हो ऑर्गेनिक में आप लोग? इसका मतलब कोई नहीं बना आता, प्रैक्टिस करते नहीं फिर तो बेटा आप लोग। तो पिंच ऑफ सॉल्ट को हम सोडियम के साथ में लेते हैं फ्यूजन ट्यूब के अंदर और हीट करते हैं जब तक रेड हॉट ना हो जाए, और उसको फिर वाटर में डालते हैं और ट्यूब को ब्रेक कर देते हैं और बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद रिमूव करके उसको फिल्टर कर लेते हैं, जो मिलता है वो हमारा सोडियम वर्ड यूज नहीं एक्सट्रैक्ट। करना हमने, ओके। हाँ, बेसिकली जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप लेके चलते हो ना, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वहां सॉल्ट वर्ड यूज नहीं करना कभी भी किसी स्टूडेंट ने। ओके बेटा, सॉल्ट यूज करते हैं हम इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक में। Am I ओके सर। audible बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज सुन रही है? यस सर। यस सर। यस सर। कशिश, रोल नंबर 56, एम आई ऑडिबल बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। भावना 69, एम आई ऑडिबल? सर। चलिए, बेसिकली
सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर ने लीव कर दी। हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। आई थिंक मीटिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं शायद मेरी स्क्रीन है ना, स्क्रीन शेयर विजिबल नहीं हो पा रही थी लैपटॉप में ना। एक्चुअल में दोनों जगह ज्वाइन किया हुआ था मैंने, मोबाइल और लैपटॉप में, तो बट आई थिंक सो वहाँ कोई दिक्कत होगी, लैपटॉप के अंदर कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मुझे मोबाइल में ऐसा शो हो गया कि शायद मीटिंग ओवर हो गई है। यस, इट्स ओके राइट नाउ। दोबारा शेयर करता हूँ बेटा आपके साथ। Am I audible बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ऑर्गेनिक में जैसे आप करते हो, उसे थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ बेसिकली करते क्या है, हम कुछ नहीं करना आपको बेटा, मिक्सचर लीजिए, उसका लगभग 2 और 3 टाइम्स सोडियम कार्बोनेट लीजिए, ठीक? और उसके बाद आपको क्या करना है, उसे हीट करना है। इसके अंदर चाइना डिश में लीजिए, ठीक? लगभग अबाउट 10 to 12 ml वाटर, डिस्टिल वाटर लीजिए, और लगभग कम से कम 7-8 मिनट उसको हीट कीजिए। जनरली हम चाइना डिश के अंदर ही करते हैं, और जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए तो आप उसको फिल्टर कर लेंगे। तो जो फिल्ट्रेट बच गया, ये जो फिल्ट्रेट है आपका, ये बेसिकली क्या है, ये फिल्ट्रेट है जो आपका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कहलाता है बेसिकली। और इसको हम यूज करेंगे इस चीज के फॉर्म के अंदर, एसिडिक रेडिकल को कन्फर्मेटरी के लिए। क्लियर? चलिए अब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कुछ टेस्ट सल्फेट का हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों ने उसमें असाइनमेंट के टाइम भी तैयार किया था। सल्फेट के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया था आपने? सल्फेट के लिए वाइवा में, असाइनमेंट का वाइवा जो दे रहे थे आप। एसिडिक टेस्ट, Matchstick. बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। सो सिंपल। आप लोग ना एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, जैसे ही लेजाइन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हो, सल्फर के लिए परफॉर्म करते हो, और हैलोजन के लिए परफॉर्म करते हो। सल्फर के लिए आप लोग कौन सा करते हो टेस्ट? ये सोडियम नाइट्रोक्साइड वाला टेस्ट परफॉर्म करते हो? Yes, sir. यस सर।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो इसलिए पूछा मैंने बेटा क्योंकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वो आसान इसलिए हो जाएंगी क्योंकि हम उनको कोरिलेट करेंगे ऑर्गेनिक के साथ, क्योंकि वही जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वही यहाँ करते हैं, एक जैसा ही याद, क्योंकि हमें रिएक्शन याद करनी, तो रिएक्शन हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। सल्फेट के लिए बेसिकली हम 3 टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं लैब के अंदर, मतलब 3 में से आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम एक टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं बेरियम क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। दूसरा हम करवाते हैं मैस्टिक टेस्ट, और तीसरा करते हैं लेड एसीटेट टेस्ट। हम तीनों ही टेस्ट पढ़ सकते हैं, बट जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आप पढ़ लेना बुक में से, अच्छी सी बात है। बट यहाँ मैं सिर्फ मैस्टिक टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। वो इस वजह से करूंगा क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और हमारा असाइनमेंट, हम लोगों ने जो असाइनमेंट दिया था उसका भी पार्ट है। तो और टेस्ट दिए मैं उनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीधा मैस्टिक टेस्ट पे आता हूँ आगे। बेसिकली मैस्टिक टेस्ट में आप लोगों ने करना क्या होता है बेटा जी, आप आपका सॉल्ट लीजिए जो भी आपको मिला है, ओके, और उसके साथ आपने क्या करना है, साथ ही साथ आपने सोडियम कार्बोनेट भी लेना है, लगभग उतना ही अमाउंट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 ग्राम कंपाउंड सॉल्ट लिया है, तो 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, या 2 टाइम्स ले लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में ले जाएंगे, ओके, थोड़ा सा वाटर डाल के ना उसका पाउडर बनाएंगे हम बेसिकली। याद रखना पाउडर बनाना है, बिल्कुल लिक्विड सा नहीं बना देना है, ओके। आफ्टर दैट आपके पास मैस्टिक होती हैं, माचिस की तिल्ली होती हैं, ओके ओके, उसको आप लीजिए। बेसिकली माचिस के अंदर जो आगे फर्दर वाला पार्ट तोड़ दीजिए, जो यूज किया जाता है हमें इग्निशन करने के, उसको तोड़ दीजिए। जो बचा हुआ पीछे जो लकड़ी का पार्ट है, वुडन पार्ट है, वो हमें यूज करना है। उसके ऊपर आपने क्या करना है, उस पर आप वो लगाइए थोड़ा सा पेस्ट, और उसके बाद उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जाइए बंसन बर्नर पे, और उसको फ्यूज कीजिए। जैसे ही वो फ्यूज हो जाएगा, मतलब आपको पता लगे कि वो फ्यूज हो गया है, तो अलग से ऑलरेडी एक चाइना डिश पहले लेके रखिए, और उसके अंदर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन पहले ही डाल के रखिए, ओके। तो जैसे ही वो फ्यूज हो जाएगा, तो वो आपने जो मैस्टिक है जिसपे आपने जो फ्यूज कर रहे थे, जिसपे ये जो मिक्सचर था हमारा, वो सॉल्यूशन में डाल दीजिए। जैसे ही आप उस सॉल्यूशन में डालेंगे तो येलो कलर की कलरेशन आ जाएगी, और यू कैन से येलो कलर की स्ट्रीक्स भी आ जाएंगे, लाइनिंग सी ऐसे। तो बेसिकली अगर ये चीजें आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा इस पर्टिकुलर सॉल्ट के अंदर कौन सा सॉल्ट मौजूद है, सॉरी में एनायन मौजूद है, आपका सल्फेट आयन। बेसिकली हमें देखना है कि रिएक्शन क्या प्रोसीड हुई है, बेसिक केमिस्ट्री क्या है इसके पीछे। आप कोई भी सल्फेट लीजिए, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है बेरियम सल्फेट हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये बेरियम सल्फेट हमने इस रिएक्शन के अंदर ले लिया है, क्लियर। मान लीजिए मैंने बेरियम सल्फेट ले लिया, ओके क्लियर। सोडियम कार्बोनेट के साथ आप कंबाइन करोगे तो बेसिकली बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा, क्लियर बेटा। अब यानी कि अब हमारे पास क्या है, ये बेरियम कार्बोनेट है। जब आप उनको मिक्सअप करते हो सॉल्ट और सोडियम कार्बोनेट को, ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बोनेट हुआ है बेसिकली, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट और साथ में सोडियम सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि ये जो सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला जो हमारे पास सल्फेट आयन था बेसिकली। अब जैसे ही आपने उसको वुड के ऊपर लगाया, वुड से मतलब है मैस्टिक पे लगाया, और उसको फ्यूज किया, तो बेसिकली ये सोडियम सल्फेट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, सोडियम सल्फाइड के अंदर, यानी कि अब वो बना है क्या है, सोडियम सल्फाइड। अब जैसे ही आपने उसको डाला नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में, तो वो नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ये सोडियम सल्फाइड कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना देता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो पर्पल कलर का या वॉयलेट कलर का होता है बेसिकली। ये देखिए, ये यही रिएक्शन जो आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये आपका सोडियम सल्फाइड है, ओके बेटा जी। और ये सोडियम सल्फाइड इसके साथ कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बना देता है बेटा जी, ये प्रोडक्ट। एंड दिस इज यूर, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर होता है आपका पर्पल या वॉयलेट कलर। कलर समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई बेटा जी आपको? यस सर। हाँ, तो बेसिक Yes, ये sir. रीजन है मैस्टिक टेस्ट के अंदर जो हम लोग डिस्कस करते हैं। आप अपने ऑर्गेनिक की बुक भी खोल के देख लेना भले ही, उसके अंदर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो इसी तरह का होता है। ये रिएक्शन जो अभी लिखी है ना हमने, ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन एग्जाम में कई बार पूछ भी ली जाती है।
तो ये रिएक्शन याद कर लेना, Na2S प्लस Na2 FeCN5NO, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनाएगा Na4 FeCN5NOS। ओके, एक लेड एसिटेट टेस्ट करते हैं, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ। ओके, फॉस्फेट के लिए भी कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉस्फेट के लिए भी मैं सिर्फ एक टेस्ट डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि इतनी ज्यादा आपको याद करने की भी मत, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी वहां, क्योंकि एग्जाम में लिखनी है तो उससे पहले सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको। अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है फॉस्फेट के बारे में, अगर कोई पूछ ले 1 मिनट के लिए। तो बेसिकली फॉस्फेट, अच्छा एक चीज और है, सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट, ये तीनों के तीनों रेडिकल ऐसे हैं, इनको बाद में इनके सेपरेट टेस्ट करने पड़ते हैं। ये कभी भी डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट में नहीं आते, ना ही वो कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट में पता लगते हैं। ये एसिडिक रेडिकल ऐसे हैं जिनको सेपरेटली आपको स्टडी करना पड़ता है, अलग से इनके टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट में बेसिकली हम करते क्या है, आपका जो क्या मिला, क्या कहते हैं, आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन है जो आपके पास, बेसिकली जो आपको मिक्सचर मिला है, जो सॉल्ट मिला है, उनको रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, साथ ही साथ उसमें अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बेटा, जब आप उसको रिएक्ट करवाते हो, मतलब ये सारी चीजें आपने डाल दी, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में आपने मिक्सअप कर लिया, आपका सॉल्ट ले लिया, आपने नाइट्रिक एसिड डाल दिया उसके अंदर कंसंट्रेटेड, और अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन भी डाल दिया, और उसको जब आप बॉयल करते हो तो ए येलो कलरेशन इन द सॉल्यूशन आपको नजर आती है। तो बेसिकली ये आपको कंफर्म करती है कि आपके टेस्ट के अंदर आपके पास फॉस्फेट रेडिकल मौजूद है। तो बेसिकली रिएक्शन क्या प्रोसीड होती है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ फॉस्फेट ले लिया, ये सोडियम फॉस्फेट बेटा, ठीक है, आपने नाइट्रिक एसिड डाला था, ये अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन नीचे वाला रिएक्शन है, ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रखा है। बेसिकली फॉस्फेट होता है, बेसिकली ये फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है यहाँ, क्लियर, और सोडियम नाइट्रेट, ये फॉस्फोरिक एसिड नाउ दैट आफ्टर दैट कंबाइन विद अमोनियम मोलिब्डेट विद HNO3 ओवरऑल, और ये एक तरह से पर्टिकुलर कंपाउंड बना देता है अमोनियम मोलिब्डेट। इसके इस कंपाउंड के नाम से ही इसका टेस्ट है अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट। और ये जो पर्टिकुलर अमोनियम मोलिब्डेट बना है ना बेटा जी, ये आपका येलो कलर का PPT होता है। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई? अच्छा मुझे ये बताओ पहले, बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग सारे? हेलो बेटा, घबराओ मत, शर्माओ मत, ठीक है, मुझे क्लियर बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर। देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये छोटी छोटी मोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, और मैं ऐसा नहीं चाहता मैं एक ही दिन सारी चीजें तुम्हें समझा दूं और तुम लोग बोधर करो। ओके ओके, क्लियर है? वैसे भी हम लोग लगभग 1.25 घंटा पढ़ चुके हैं, ठीक है, तुम्हारी भी कैपेसिटी थोड़ी सी एब्जॉर्ब करने की धीरे धीरे कम हो रही होगी। हम दोबारा डिस्कस करेंगे इन चीजों को, बट अभी के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगली बार मैं थोड़ा सा अलग, क्योंकि इसके कुछ कुछ कन्फर्मेटरी हैं हमारे, जो जैसे हम लोगों ने रिंग टेस्ट किया था, और भी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, कुछ इस तरह के टेस्ट हैं, वो डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आपको टाइम लगे तो आप पढ़ भी सकते हो। और एक जो सबसे बड़ी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो है हमारी कि हमारे जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, बेसिक रेडिकल निकालते हैं ना, उनके कुछ ग्रुप रीजेंट्स होते हैं। ओके बेटा, उनके क्या होते हैं, कुछ